बात थी 17वीं सदी की। महाराष्ट्र अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उत्तर से मुगल और दक्षिण से बीजापुर की लड़ाई के बीच में पिसते महाराष्ट्र में 1630 को एक बहुत भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल का नाम था महादुर्गा अकाल। इस अकाल में एक बहुत बड़ी आबादी का सफाया हो गया। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच, इस पूरे हाहाकार के बीच शिवनेरी किले पर वहां की इष्ट शिवबाई के आशीर्वाद से जन्म लिया शिवाजी ने। शिवाजी जीजाबाई और शाहजी भोसले के दूसरे पुत्र थे। अगर हम मुगलों की बात करें तो उत्तर से उन्होंने अहमदनगर पर अपना कब्जा कर लिया था। उनके विरुद्ध बीजापुर शाहजी भोसले को सपोर्ट कर रहा था ताकि शाहजी भोसले मुगलों के खिलाफ लड़ सके। लेकिन 1634 के परेंदा में एक युद्ध हुआ जिसमें शाहजी भोसले हार गए। इसके बाद 1636 में एक सुलह हुई मुगलों और बीजापुर के बीच में। इस सुलह के बाद शाहजी भोसले को अपनी पूना की जागीर वापस मिल गई। तो अगर हम बात करते हैं 1630 से लेके 1636 तक, इस बीच शिवाजी और जीजाबाई एक किले से दूसरे किले तक अस्थायी तौर पर घूमते रहे, भटकते रहे। और 1636 में जाकर जब शाहजी भोसले को उनकी पूना जागीर मिली, तभी वे पूना में सेटल हो पाए, स्थापित हो पाए। और शाहजी भोसले ने उस वक्त अपनी पूना जागीर के लिए दादाजी कोंडदेव को नियुक्त किया। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं हम महाराष्ट्र, मराठा और दक्खन के बारे में। देखिए, नर्मदा नदी के नीचे का जो पूरा क्षेत्र है उसे दक्षिण पथ कहा जाता था, क्योंकि उस पथ के द्वारा ही हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते थे। और नर्मदा नदी के नीचे ताप्ती नदी और गोदावरी नदी, इन दोनों के जो बीच का इलाका है, ये क्षेत्र हमेशा उत्तर भारत और दक्षिण या फिर दक्खन के बीच में हमेशा कंटेस्टेड होता था। उत्तर भारत इस पर अपना कब्जा जमाता था या फिर दक्खन इस क्षेत्र के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करती थी। लेकिन गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम देखते हैं कि एक इंडिजीनियस या फिर एक कल्चरल सिविलाइजेशन अपने आप में इवॉल्व होती है। और ये कल्चरल सिविलाइजेशन की रिकॉग्निशन थी मराठी भाषा द्वारा। जनरली इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो ताप्ती नदी के निचला वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र पहले एक जंगल का इलाका होता था। तो यहां पर सभ्यताएं बसती गई। अगर हम बात करें कुटुंब की, कुटुंब एक परिवार की, तो पहले जब कोई व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ किसी एक जंगल को साफ करके नदी के पास में खेती बाड़ी स्थापित करता था, उसे कुनबी कहा जाता था। कुनबी ये शब्द आता है कुटुंब से। अब वह व्यक्ति धीरे धीरे उस पूरे क्षेत्र में जो प्रोडक्टिव होता था, महाराष्ट्र का जो पूरा इलाका है, यहां पर बाजरा, कपास की खेती होती थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में जो व्यक्ति इनकी खेती करता था, वह व्यक्ति को कुनबी कहा जाता था। धीरे धीरे, क्योंकि वो व्यक्ति सबसे पहले आया था, ज्यादातर 40 से 50% का क्षेत्र उसका खुद का होता था, वह व्यक्ति उस क्षेत्र का पाटिल बन जाता था। वहां दूसरे समूह भी आते थे, जैसे कुछ व्यक्ति वे लोहे का काम करते थे, लोहार बन जाते थे, सुतार जो लकड़ी का कारपेंट्री का काम करते थे। तो इस तरह से लोहार, सुतार समूह बसने लगे। अब कुनबी जो वर्ग था ज्यादातर, ये एक पूरे गांव के प्रभुत्व पे होते थे। इन्हें पाटिल कहा जाता था। लेखे जोखे के लिए इनके साथ कुलकर्णी होते थे। कुलकर्णी ब्राह्मण होते थे, क्योंकि वे पढ़े लिखे होते थे। वे वही खाते के साथ में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते। तो जब एक गांव के अंदर पाटिल और कुलकर्णी द्वारा उस पूरे गांव का प्रशासन है, उसको कैरी आउट किया जाता था। जब 8 से 10 गांव हो जाते थे, तो उन 8 से 10 गांव के ऊपर जो पाटिल अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाता था, वह बन जाता था देशमुख।
और जो अकाउंटेंट उनके साथ होते थे उन्हें कहा जाता था देश पांडे। देशमुख जो होते थे उन्हें उनका राइट दिया जाता था एक सनद द्वारा। जैसे हम बात करें, इस क्षेत्र के अंदर अहमदनगर सल्तनत है, तो अहमदनगर सल्तनत में जो राजा होता था वह देशमुख को एक सनद देता था। तो उस देशमुख सनद के तहत कुछ 8 से 10 गांव के अंदर वह देशमुख पूरा का पूरा प्रशासन चलाते थे और इसके लिए उन्हें देशमुखी भी दी जाती थी, एक उनका राइट होता था सनद द्वारा। तो बहुत बार देशमुख जो होते थे वह पहले पाटिल होते थे, उनके खुद की पाटिल की जमीन भी होती थी और उनके देशमुखी राइट्स भी होते थे। यह जो वर्ग है जो देशमुखी राइट्स जैसे इनाम, सरंजाम या फिर वतन राइट्स क्लेम करता था, इसे हम कहते थे मराठा। जैसे हम बात करें भोसले परिवार, मोरे परिवार, निंबालकर परिवार, सावंत परिवार, इन परिवारों के ऊपर देशमुखी राइट्स दिए जाते थे, देशमुखी हक दिए जाते थे। 8 से 10, कभी कभी 100-200 गांव के ऊपर इनका प्रभुत्व होता था, इनकी देशमुखी होती थी। इस पूरे वर्ग को जो इनाम, जागीर, वतन, देशमुखी राइट्स क्लेम करता था, इन्हें कहा जाता था मराठा। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में पॉलिटिक्स की, युद्ध की। जब हम 17वीं सदी में आते हैं तो उस समय जो युद्ध होता था, जब कोई एक सत्ता दूसरे सत्ता के ऊपर आक्रमण करती थी, उस पर अधिकार जमाना चाहती थी, तो वो हकीकत में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन होता था। जैसे अगर हम बात करें, सपोज मुगलों ने जो है यहां आगरा से अहमदनगर पर हमला बोल दिया, तो अब क्या होता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी फौज तैयार होती थी, बात करें 50,000 या 60,000 सिपाहियों की। अब इसमें एक तरह घुड़सवार होते थे, इन्फेंट्री होती थी, सोल्जर्स होते थे तलवार के साथ, हाथी होते थे, कैनन्स होती थी, और ये एक बहुत बड़ा एक तरह से उपक्रम होता था। एक पूरा शहर जो है धीरे धीरे चलता था। देखिए, अगर मैं घुड़सवारों की बात करूं तो लगभग 2 घुड़सवारों के लिए 3 घोड़े होते थे। प्रत्येक घुड़सवार के पास अपना एक नौकर होता था, अपना एक कुक होता था जो उसके लिए खाना बनाता था। और अगर मैं बात करता हूं एक कैनन की, एक तोप की, तो कभी कभी 20-50 जो बैल थे उस तोप को खींचते थे रस्सियों द्वारा। उसके बाद में हाथियों की देखभाल करने के लिए एक हाथी के पीछे 5 से 6 लोग होते थे। और जब ये शहर अपने आप में चलता था तो इनके रोजमर्रा के जो काम होते थे, जैसे रोजमर्रा की इनकी जरूरतें होती थी, खाना पीना, कपड़ा, मनोरंजन, इन सब के देखभाल के लिए एक पूरा शहर इनके साथ चलता था। व्यापारी होते थे, अपना सामान लेकर इनके साथ चलते थे, और राजा जो है अपने साथ एक पूरा खजाना लेकर चलता था। तो जैसे जैसे सिपाहियों की जरूरतें पड़ती थी उन्हें उस खजाने में से पैसे दिए जाते थे, और वे सिपाही वो खजाना लेकर जो है बाजार से सामान खरीदते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का काम बढ़ाते थे। इस तरह से एक पूरा शहर धीरे धीरे जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र की ओर बढ़ता था। अब जैसे ही ये पूरा का पूरा उपक्रम उस सरहद की तरफ बढ़ता था, उस समय वह जो राजा होता था उस सरहद के जितने भी देशमुख उन तक एक संदेशा भिजवाता था। जो अटैक कर रहा है राजा, जो आक्रमण कर रहा है, वो कहता था कि उसने आक्रमण का निर्णय ले लिया है, अभी सभी देशमुख अपनी उपस्थिति दे। तो वे सभी देशमुख आते थे, जो देशमुख नहीं आते थे उनके ऊपर हमला बोल दिया जाता था और उनके किले पर कब्जा कर लिया जाता था। जो देशमुख आ जाते थे उन देशमुख को एक जो है बहुत आदर सत्कार दिया जाता था और उन्हें नया सनद दिया जाता था कि आज के बाद आपकी देशमुखी उस राजा द्वारा है। तो अब जैसे जैसे वो राजा जो है उस क्षेत्र के अंदर जाता था, वहां के देशमुखों को अपने अधीन करता हुआ जाता था। अब जिस देशमुख ने वहां उपस्थिति नहीं दी, उसका जब किला कब्जा किया जाता था, जब उसके किले पर कब्जा कर देते थे, तो उस समय सभी गांवों को उपस्थित होने का एक संदेश दिया जाता था। जो गांव उपस्थित हो जाते थे वहां के पाटिल को रिकॉग्नाइज किया जाता था,
उसके पाटिल को स्वीकार किया जाता था। लेकिन जो गांव उपस्थित नहीं होता था वो गांव को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, उजाड़ दिया जाता था। तो इस तरह से एक पूरा उपक्रम धीरे 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 उस राज्य की तरफ बढ़ता है जिस राज्य पर हमला करना हो, जिस राज्य को पूरी अपनी तरह अधीन करना हो। इस वक्त जवाबी कार्रवाई में यह जो राज्य होता था यह वेट करता था, यह प्रतीक्षा करता था कि वो जो आक्रामक है उसे और अंदर आने दिया जाए। इसके दो कारण थे। जितना ज्यादा वो राजा अंदर आता था उतनी ज्यादा जो इसकी सप्लाई चेन थी वो लंबी होती जाती थी। सप्लाई चेन का लंबा होने का मतलब है उतनी ज्यादा जो है उसे जरूरतें अपने घर से पूरी करनी पड़ती थी, उतना ज्यादा उसको एक इनसिक्योरिटी होती थी कि रोजमर्रा का सामान कैसे दिया जाएगा। तो जब सप्लाई चेन लंबी होती थी और जब वह और निकट आ जाता था तो उस समय जवाबी कार्रवाई में अगर इस राज्य ने इसकी सप्लाई चेन यहां से काट दी, अगर बाय चांस ये सप्लाई चेन यहां से कट गई, तो उस समय जो राजा ने हमला किया है उसके पूरे कैंप में, उसके लश्कर में, उसके शिविर में खाने की कमी हो जाती थी, रोजमर्रा के सामान की कमी हो जाती थी, जिससे उनके दाम बढ़ जाते थे। और जब सिपाही राजा के पास जाता था और पैसों के लिए या फिर किसी चीज, उसे रोजमर्रा की चीज खरीदनी है, तो उस समय राजा के पास उतना धन नहीं बचता था और कभी कभी वो पूरी की पूरी जो सेना थी वो विद्रोह भी कर देती थी। तो ये बहुत ही एक डिप्लोमेटिक कार्य होता था। तो जनरली यहां पर जो जिस राज्य के ऊपर हमला हो रहा है वो अपने आप को एक किले में बंद कर लेता था और वो प्रतीक्षा करता था कि इतना डिले हो जाए कि मॉनसून या फिर बारिश का जो सीजन है वो चालू हो जाए, क्योंकि बारिश के सीजन के होते ही ये पूरी सप्लाई जो है ये रुक जाती थी। और जैसे ही सप्लाई रुक जाती थी उस समय ये जो कैंप था ये विद्रोह करने की कगार पे आ जाता था। अगर विद्रोह नहीं होता है तो कभी कभी ये भी हो जाता था कि ये जो राज्य है या फिर ये जो सत्ता है ये जबरदस्ती सप्लाई चेन काट के जब यहां पर विद्रोह की हालात हो जाए तो यहां के कमांडर्स को एक ऑफर दे देती थी कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, आपको हम इतना ये बेनिफिट दे देंगे। तो एक तरह से देखा जाए जो आक्रमण करता था और जिस पर आक्रमण होता था ये दोनों एक तरह से डिप्लोमेसी पे आ जाते थे। कभी कभी ये जो राजा है ये भी फोर्ट के कमांडर को रिश्वत दे देता था कि आप फोर्ट का दरवाजा खोल दो। जैसे ही फोर्ट का दरवाजा खुलता था सभी जो सेना थी फोर्ट के अंदर घुस जाती थी और उस पर्टिकुलर जगह का, उस फोर्ट के ऊपर कब्जा हो जाता था। तो अगर हम बात करते हैं उस समय की, तो उस समय हम देखते हैं कि देशमुख जो होते थे, मराठा जो होते थे, इनका साथ बहुत आवश्यक था अगर इस क्षेत्र में, महाराष्ट्र क्षेत्र में किसी भी सत्ता को अपना शासन लागू करना था। और शिवाजी भोसले उसमें से ऐसे ही एक देशमुख परिवार में से थे। तो जब हम शिवाजी की बात करते हैं, उनके पिता शाहजी भोसले ये एक देशमुख परिवार में से थे जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे वहां के राजनीति में। 19 फरवरी 1630 में जन्मे शिवाजी 1636 तक पुणे में स्थापित हो चुके थे। उस समय अहमदनगर पर मुगलों का राज था, मुगलों का शासन था और बीजापुर मुगलों के साथ संघर्ष कर रहा था। 1636 के बाद जब शिवाजी 1640 में 10 साल के हुए तो उन्हें बेंगलोर बुलाया गया। बेंगलोर की प्रतिष्ठित निंबालकर परिवार में उनका साईबाई के साथ विवाह तय हुआ। 1642 में शिवाजी वापस पुणे आए और वापस पुणे आकर उन्होंने अपने आसपास के पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। उन्हें पता लगा कि अगर हम इस पूरे क्षेत्र की बात करते हैं, इस क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, कोंकण, घाट और देश। देखिए, कोंकण, घाट और देश ये तीनों क्षेत्र आपस में बहुत अलग थे। कोंकण की अगर मैं बात करता हूं, यहां बहुत अधिक वर्षा होती है, 80 इंच से भी ज्यादा। मछुआरों का, नारियल का, या फिर हम बात करें चावल के उगाने का, बहुत बड़ा काम होता है
कोंकण में। घाट की अगर हम बात करें तो यहां पर लकड़ी और जो एक जंगल के उत्पादनों की बात करें, ये सब यहां पर मिलता था, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं था। ये पूरा जो है एक पहाड़ी इलाका था, बहुत तंग इलाका था। और देश की अगर हम बात करते हैं, यहां पर गन्ना, गुड़ और कपास, दाल, ये सब उगाया जाता था। तो अगर हम बात करें, देश और कोंकण के बीच व्यापार होता था, और यह व्यापार होता था घाट के द्वारा। घाट से कई रास्ते जाते थे और इन रास्तों के द्वारा ही देश और कोंकण आपस में व्यापार करते थे। तो शिवाजी को इतना अच्छी तरह मालूम हो गया कि जो भी सत्ता इन घाट पर शासन करती है, वह सत्ता देश और कोंकण के व्यापार को कंट्रोल करती है। वह सत्ता देश पर भी अपना शासन करती है और कोंकण पर भी अपना शासन करती है। इसलिए 1643 के बाद से लेके शिवाजी ने इन घाट पर और घाट के आसपास जितने भी महत्वपूर्ण किले थे, उन्हें अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। हम देखते हैं, शिवाजी ने कोंडण, तोरण, पुरंदर, रायगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों को अपने कब्जे में ले लिया। और 1647 जब दादाजी कोंडदेव का स्वर्गवास हुआ, तब शिवाजी कोई साधारण देशमुख नहीं थे, किंतु मुगल बीजापुर की तरह एक पावरफुल पॉलिटिकल पावर थे, एक सत्ता थे जो सामर्थ्य रखती थी इस पूरे क्षेत्र पर शासन करने की। शिवाजी और स्वराज समझने के लिए हमें सनद की राजनीति समझनी बहुत जरूरी है। हमने देखा था कि 1636 में जब शाहजी भोसले बीजापुर के पास चले गए थे, तब बीजापुर ने उन्हें सनद दिया था कि पूना और उसके आसपास की जागीर उनकी होगी, और इसी सनद के आधार पर उन्होंने दादाजी कोंडदेव को वहां का प्रशासक नियुक्त किया था। अब शिवाजी ने 1642 के बाद पुणे के आसपास के सभी किले अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। और 1646 में जब शिवाजी ने पुरंदर के किले को अपने कब्जे में लिया, तब यह बात बीजापुर को मान्य नहीं थी। बीजापुर के राजा मोहम्मद आदिल शाह, उन्होंने एक फौज भेजी, फौज को कहा कि यह किला वापस छीना जाए शिवाजी से, लेकिन फौज नाकाम हुई और बीजापुर को मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद शिवाजी के हौसले बुलंद होते गए और 1650 से लेकर 1655 तक शिवाजी ने और बहुत सारे किले, देशमुख, सेना अपने अंडर, अपने कंट्रोल में कर ली, अपने काबू में कर ली। 1656 में कुछ डेवलपमेंट्स हुई, जिनके बाद पूरे महाराष्ट्र में कंफ्यूजन सा डेवलप हो गया। 1656 में बीजापुर के राजा मोहम्मद आदिल शाह वे नहीं रहे, और उनके जो उत्तराधिकारी थे अली आदिल शाह, वे बहुत छोटे थे और उनके बस की नहीं थी कि वे शिवाजी और मुगलों से लोहा ले पाए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1656 की, तो अहमदनगर जहां पे मुगल थे, औरंगजेब के अंदर उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, इसीलिए 1657 में बीजापुर और मुगल्स ने एक ट्रीटी साइन की, एक करार साइन किया। यह करार यह था कि बीजापुर ने कहा कि हमने जो भी अब तक जमीन, टेरिटरी अहमदनगर की ली है, वे सभी मुगलों को दे दी जाएगी। इसका मतलब पूना और उसके आसपास की जागीर जो बीजापुर ने शाहजी भोसले को दी थी, जिसके आधार पर शिवाजी वहां के मोकस थे, वहां के राजा थे, वो पूरी की पूरी अब मुगलों के हवाले कर दी जाएगी। और शिवाजी को हराने के लिए बीजापुर ने अफजल खान को चुना। 1659 में अफजल खान ने पूरी तैयारियां की, किसी भी तरह से शिवाजी को बंदी बनाया जा सके, लेकिन शिवाजी अफजल खान के इरादों से वाकिफ थे। अफजल खान ने
शिवाजी से मिलने के लिए बुलाया। वो जानता था जब तक शिवाजी किले में है तब तक शिवाजी को हराया नहीं जा सकता। तो इसलिए अफजल खान ने शिवाजी से कहा कि किले के बाहर मिला जाए। उसने ऑफर दिया कि क्यों ना बीजापुर और मराठा आपस में हाथ मिला ले। शिवाजी जानते थे कि इस न्योते के पीछे, इस ऑफर के पीछे एक षड्यंत्र है, एक साजिश है, एक चाल है, और शिवाजी पहले ही तैयार थे। इससे पहले कि अफजल खान कुछ करता, शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया और उसकी पूरी की पूरी सेना नष्ट कर दी। यह एक बहुत बड़ा धक्का था बीजापुर के लिए। बीजापुर का संकट अब ऑलमोस्ट टल चुका था शिवाजी के। उन्होंने बीजापुर को एक करारी हार दे दी थी। अफजल खान को खत्म करने के बाद शिवाजी ने अपना वर्चस्व कोंकण की ओर मजबूत कर लिया था। और इसी दौरान शिवाजी को यह मालूम पड़ चुका था कि नेवल पावर, बोट्स, नौसेना, इसका प्रभुत्व होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो पोर्चुगीज से मिल चुके थे, वो इंग्लिश से मिल चुके थे। अब शिवाजी के सामने एक बहुत बड़ा संघर्ष था, एक चुनौती थी, और ये चुनौती थी मुगल। शिवाजी और मुगलों के बीच असली संघर्ष 1657 के करार के बाद शुरू होता है। हम जानते हैं कि ये जो करार था बीजापुर और मुगलों के बीच था, जिसके तहत बीजापुर वो सभी क्षेत्र जो उसने अहमदनगर से लिए थे वो मुगलों को वापस करने वाला था, और इन क्षेत्रों में शिवाजी की जागीरें भी थी। इस करार के बाद शिवाजी ने औरंगजेब को खत लिखे, उसमें कहा कि उनकी जागीरों को मान्य किया जाए। लेकिन जब औरंगजेब मुगल साम्राज्य का बादशाह बना तो उसने दक्कन के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। 1659 में जब शाइस्ता खान दक्कन में दाखिल हुआ तो उसने मन बना लिया था कि वो मराठाओं के ऊपर पूरी ताकत के साथ टूटेगा। 1660 में शाइस्ता खान ने पूना, चाकन, कल्याण, संगमनेर, जुन्नर, ये सभी क्षेत्र अपने कब्जे में ले लिए। उसने मराठाओं को पुणे से बाहर कर दिया था। और तो और शाइस्ता खान 1660 में शिवाजी के सभी सरदारों को तोहफे देने लग गया, मौका देने लगा कि वे आके मुगलों के साथ जुड़ जाएं। यह सीधी चुनौती थी। शिवाजी ने तय कर लिया कि शाइस्ता खान को एक सबक सिखा के रहेंगे। 1660 में एक बार जब पूना में वो अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहा था, शादी की रात शिवाजी अपने सरदारों के साथ बारातियों की तरह शामिल हो गए, और रात के दिन अचानक ही उन्होंने शाइस्ता खान पे हमला कर दिया। इस हमले से शाइस्ता खान की तीनों उंगलियां कट गई और उसे अपने बेटे की जान भी गंवानी पड़ी। यह हमला इतना भयानक था और इसकी ठेस मुगल साम्राज्य को इतनी गहरी पड़ी कि औरंगजेब ने शाइस्ता खान से बिना मिले ही उन्हें तुरंत बंगाल की ओर रवाना कर दिया। शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को एक सीधी चुनौती दे दी थी। इस पर शिवाजी नहीं रुके। अब पूना अपने काबू में करने के बाद शिवाजी ने 1663 में सूरत पर धावा बोल दिया। शिवाजी औरंगजेब को बताना चाहते थे कि अगर उनकी जागीरों पर मुगलों ने कब्जा करने की कोशिश की तो शिवाजी न केवल उन जागीरों को बचाएंगे, वो मुगलों पर भी हमला कर देंगे। तो 1663 के साल में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया और सूरत को लूट लिया। ऐसा कहा जाता है कि
पूरा सूरत तहस नहस हो गया। यह एक संदेश था कि मुगल अब भी अपने क्षेत्र मराठा रेड्स, मराठा हमलों से बचा नहीं सकते। औरंगजेब आग बबूला हो उठा। औरंगजेब ने निर्णय ले लिया कि अब शिवाजी की इस चुनौती का जवाब देना होगा। इसलिए उसने जयसिंह को भेजा दक्खन की ओर। जयसिंह की अगर हम बात करें, वे राजपूत थे और किले की युद्ध से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर हम राजस्थान की भी बात करते हैं, वहां पर किले हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला। तो जयसिंह को भली भांति पता था कि किले को जीता कैसे जाता है, किले के युद्ध के तरीके क्या क्या है। और 10 से 15 हजार रुपए के मजबूत लश्कर के साथ जयसिंह बढ़े शिवाजी के स्वराज की ओर। जैसे जैसे वो करीब आते गए, शिवाजी को मालूम पड़ा कि जयसिंह के पास वो सभी साधन उपलब्ध है जिससे वो एक किले पर विजय कर सकते हैं। शिवाजी सबसे जो मजबूत किला था पुरंदर का, वहां पर जयसिंह का इंतजार करने लगे। जयसिंह ने पुरंदर के पूरे किले को 1665 में घेर लिया। और जब इसे घेर लिया था पूरे किले को, उस समय जयसिंह ने शिवाजी को संदेश भेजा। अब देखिए, हमें दक्खन की कुछ राजनीति समझनी होगी। अगर हम दक्खन की बात करते हैं तो जयसिंह ये भली भांति जानते थे कि बिना मराठा सपोर्ट के, बिना मराठाओं के दक्खन पर राज करना नामुमकिन है। यह चीज बहमानी भी जानते थे, यह चीज सल्तनत भी जानती थी, और यह चीज जयसिंह भी जानते थे। तो जयसिंह ने सोचा कि अगर शिवाजी पर ज्यादा दबाव डाला गया तो हो सकता है शिवाजी बीजापुर के साथ हाथ मिला ले। अगर ऐसा होता है तो मुगलों के लिए बहुत मुश्किल था बीजापुर और गोलकोंडा को अपने अधीन करना, बीजापुर और गोलकोंडा को अपने को हराना। इसलिए जयसिंह ने शिवाजी से एक करार का न्योता भेजा, एक करार पेश किया। जयसिंह ने कहा कि अगर शिवाजी, क्योंकि वो घिर चुके थे, अगर शिवाजी मुगलों के साथ हाथ मिला लेते हैं और मुगलों के साथ बीजापुर पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उनकी सभी जागीरों को मान्य किया जाएगा। शिवाजी जयसिंह से मिले। बात थी 1665 की, पुरंदर में, और यह तय किया गया कि शिवाजी के 35 किलो में से 23 किले मुगलों के हवाले कर दिए जाएंगे और उन्हें 12 किले वापस कर दिए जाएंगे। इसमें से एक उनका रायगढ़ का किला भी था। और यह भी तय किया गया कि अब शिवाजी बीजापुर पर हमला करेंगे मुगलों की ओर से। तो इस करार के बाद शिवाजी से कहा गया कि वो फाल्टन का किला जो है, फोंडा का किला जो है, वो मुगलों को जिता कर दे। फाल्टन का किला बीजापुर के कब्जे में था, फोंडा का किला पोर्तुगीज के कब्जे में था। लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि शिवाजी जानते थे कि अगर बीजापुर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है या फिर मुगलों को वो पूरी तरह से साथ देते हैं तो हो सकता है मुगल उन्हें बाद में पूरी तरह से नकार दे। तो शिवाजी नहीं चाहते थे कि बीजापुर को पूरी तरह से ध्वस्त किया जाए। इसलिए जो किलों पर उन्होंने हमला किया था, जो मराठा सरदारों ने हमला किया था फाल्टन के किले पर, वो एक बहुत ही बिना मन का हमला था। वो उस तीव्रता के साथ नहीं था जिस तीव्रता के साथ मराठा हमला करते थे। जब इस हमले का कोई निष्कर्ष नहीं हुआ तो जयसिंह ने कहा कि शिवाजी को औरंगजेब से मिलना चाहिए। राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी ने आगरा जाने का निर्णय ले लिया। यह सफर 1666 मार्च महीने में शुरू हुआ और
12 मई तक शिवाजी आगरा पहुंच गए। वो औरंगजेब का जन्मदिन था। शिवाजी ने अपनी भेंट औरंगजेब को प्रस्तुत की, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का तिरस्कार किया। ना तो उसने कुछ कहा, और इस तिरस्कार से शिवाजी को बहुत क्रोध आया। जब उन्होंने विद्रोह किया तो औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। इस पर जय सिंह ने इसका विद्रोह किया। जय सिंह ने कहा कि उनके कहने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने गए। औरंगजेब ने खुद कहा था एक पत्र में कि वो शिवाजी को आदर और सम्मान के साथ उनको पद देगा। तो इस बात पर जय सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार की कैद नहीं होनी चाहिए शिवाजी को। तो इसलिए औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया एक महल में। तो आगरा के एक महल में शिवाजी अपने बेटे शंभू जी के साथ और मराठा सरदारों के साथ नजरबंद थे, जिसपे 2 से 3 हजार मुगल सैनिक उन पर हमेशा नजरें रखते थे। मई से लेकर अगस्त तक 1666 शिवाजी पर कड़ी निगरानी रखी गई। अब शिवाजी को समझने लगा था कि औरंगजेब का इरादा क्या था। शिवाजी जान गए थे कि जब तक शिवाजी दक्कन में थे सभी देशमुख एकत्र थे, लेकिन जैसे ही शिवाजी दक्कन से बाहर आगरा में थे, सभी देशमुख, सभी मराठा सरदार, उनमें एकता नहीं थी और मुगलों के लिए आसान था एक एक मराठा सरदार को अपनी तरफ ले जाना। शिवाजी ने अगस्त में निर्णय बना लिया कि अब उन्हें दक्कन वापस जाना होगा। तो शिवाजी ने एक बहाना बनाया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे जो है उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है, इसलिए वे वहां के सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहते हैं। तो हर दिन एक मिठाइयों से, फलों से भरी हुई टोकरियां, बड़ी बड़े टोकरे उस महल से बाहर ब्राह्मणों के लिए जाते थे, उनमें बांटे जाते थे। पहले दिन, दूसरे दिन तो सिपाहियों ने उसको चेक किया, उसको देखा, उसका सर्वेक्षण किया कि ये है, सर्वेक्षण किया कि इन टोकरियों में है क्या। लेकिन 10-15 दिन बाद अब सिपाहियों को भी पता था कि ये टोकरियां तो रोज आती जाती हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी उस पर निगरानी रखनी बंद कर दी थी, कम कर दिया था। एक दिन मौका पाकर शिवाजी और संभाजी वे दोनों इन टोकरियों में बैठ गए और उनमें से एक मराठा सरदार शिवाजी की तरह चादर ओढ़कर सो गया। तो सैनिकों को ऐसा लगता था कि शिवाजी ही सो रहे हैं, जबकि शिवाजी उन टोकरियों के सहारे आगरा से बाहर चले गए। जब तक सिपाहियों को पता लगता कि वह व्यक्ति जो सोया हुआ है वो शिवाजी नहीं है, सभी मराठा सरदार आगरा किले से बाहर जा चुके थे और वह व्यक्ति जो शिवाजी बनकर सोया हुआ था, वह व्यक्ति बाहर आया और वह भी टोकरियां बाहर ले जाने के बहाने आगरे किले से बाहर चला गया। और जब तक यह पूरा खुलासा हुआ कि शिवाजी अब किले में नहीं है, शिवाजी आगरा से बनारस पहुंच चुके थे। उन्होंने एक संदेशा पहुंचवाया तानाजी मालुसरे के द्वारा कि अब वे मुगल कैद में नहीं है और बहुत जल्द पूना में वापस आने वाले हैं। 1669 शिवाजी वापस दक्कन में दाखिल हुए। वे वापस पूना में आए और सबसे पहले उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एकत्र किया। सभी मराठा सरदारों ने वो सभी किले जीतने शुरू कर दिए जो शिवाजी ने 1665 में हारे थे। तानाजी मालुसरे ने अपनी जान गंवाकर सिंहगढ़ किले को जीत लिया। जितने भी किले थे वे सभी वापस जीते गए और 1670 में शिवाजी ने फिर से सूरत पर हमला किया, उसे लूटा, ताकि औरंगजेब को एक और संदेश दिया जा सके कि अब शिवाजी रुकने वाले नहीं हैं। अब उन्हें पता लगा कि समय आ चुका है छत्रपति बनने का, स्वराज की घोषणा करने का। और यह घोषणा की गई 6 जून 1674
रायगढ़ के किले पर जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और मराठा स्वराज की स्थापना की गई।